Hi, very good afternoon to all of you. My name is Siddharth, and on behalf of IMS, I welcome you to this session. The session today is very important because rather very crucial, in fact, the most crucial phase of your admission as of now. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फेज 2 which is about choice filling. काफी सारे बच्चों को लेके कंफ्यूजन है and rightly so because इतनी सारी choices हैं, इतने सारे colleges हैं कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन रहता है. Though we have given you the list course wise preference list based on last year cut off, but चैलेंज ये है कि अगर हम मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो किस ऑर्डर में रखें, वी हैव टू इंटरमिक्स द कोर्सेज. तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. सो वील गो स्टेप बाय स्टेप. वी लॉग इन टू द वेबसाइट एंड देन वी लुक एट क्या क्या चीजें हैं. आई अज्यूम कि आपने फेज 1 का फॉर्म फिल कर लिया होगा, जिसका सेशन हमने लास्ट वीक किया था, जिसमें आपको सारी पर्सनल डिटेल्स और अपने 12th के मार्क्स एंटर करने थे. तो वो सारी चीजें आप फिल कर चुके होंगे बिकॉज फेज 2 आप तभी फिल करोगे जब आपका फेज 1 ऑलरेडी फिल्ड है. ठीक है, तो एक बार पहले क्विकली रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि प्लीज क्वेश्चंस को थोड़ा होल्ड करके रखो. क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल क्वेश्चंस कि सर कौन सा कॉलेज कैसे भरे, किस बेसिस पे भरे, क्या है, मेरी लिस्ट में इधर है, उसकी लिस्ट में ऐसा है. तो वो सारी चीजें. सो लेट मी फर्स्ट गो थ्रू दैट. आई विल try to cover as many general queries that are there beforehand, and उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रहेंगे, आज छुट्टी का दिन है तो आराम से आप भी सवाल पूछिएगा, आराम से मैं भी जवाब दूंगा. ठीक है, सो लेट्स क्विकली रन थ्रू द रिकैप जो हमने पिछली बार भी किया था. कुछ कुछ मेन चीजें हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ड्यू एडमिशन प्रोसेस. एज यूर अवेयर, फेज 1 जो शुरू हो गया था 16 या 17 अक्टूबर, जो भी तारीख से, सितंबर 10 अक्टूबर तक ओपन है. तो पहले आपको फेज 1 फिल करना है. आज हम फेज 2 की बात करने वाले हैं जो शुरू हो चुका है 26 सितंबर लेट नाइट से लेके 10 अक्टूबर तक चलेगा. ये वो फेज है जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है. दिस इज द फेज वेयर यू विल बी पुटिंग इन योर कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस, right? Then comes the phase 3, which is seat allocation process, where a seat is allocated as per your preference level, as per your preference list, and then you opt for admission and pay your fees. So phase 3 is where actual admission happens. Phase 2 is where you fill your preferences. तो आज हम phase 2 की बात करेंगे. phase 1 and 3 हमने कवर किया था. phase 3 भी एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा इन केस कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी रह जाती है. बट आज का मेन फोकस जो है वो फेज 2 पे रहेगा. फेज 1 जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं क्या है. तो फेज 1 पर्सनल डिटेल्स डालनी है, सोशल कैटेगरी, कास्ट, जेंडर, क्लास 12 मार्क्स, बैंक अकाउंट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको फेज 1 पे डालनी है. नाउ बिफोर वी मूव टू फेज 2, राइट, तो हम एक बार अब ऐसा करते हैं, लॉग इन करते हैं साइट पे एंड वहां से पहले एक एक चीजें देखते हैं, फिर हम उसको रिकैप भी करेंगे. सो लेट मी जस्ट शेयर दैट पेज. ठीक है, तो ये पेज आपको दिख रहा है ड्यू साइट का. जस्ट रेज योर हैंड एंड कंफर्म. फाइन, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन. सो वील जस्ट रिकैप. ठीक है, सॉरी, लॉग इन है. एक बार आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए. मैं एक दो स्टूडेंट वो ग्रेशियस इनफ टू शेयर देयर लॉगिन आईडीज. तो हम लॉग इन करते हैं यहाँ पे एंड देन वील चेक. And then you enter the captcha and hopefully we should be able to log in, right? So when you log in, this is how the dashboard opens. This is the phase 1 where पहले सबसे पहले आपको वही फिल करना है और उसके बाद फेज 2 है. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने फेज 1 फिल कर लिया होगा. अगर नहीं फिल किया है तो कर लीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो जो पिछले लास्ट वीक हमारा सेशन हुआ था आप उसको व्यू कर लीजिएगा. दैट विल हेल्प यू. टुडे विल बी डिस्कसिंग फेज 2. सो वंस यू डन विद फेज 1, सो पहले फेज 1 खत्म करना है, उसके बाद हम फेज 2 पे जाएंगे. सो यू स्टार्ट विद फेज 2. तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपने फेज 1 में अपने 12th के मार्क्स भरे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे जैसे स्टूडेंट के आ रहे हैं, राइट. सो दिस स्टूडेंट इज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो उनके मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं. सो यू हैव टू जस्ट चेक अगेन, ये डिटेल्स चेक कर लो कि आपका रोल नंबर यहाँ पे सही आ रहा है, ईयर ऑफ पासिंग सही आ रहा है, 12th के मार्क्स जो आपने भरे थे वो सही है कि नहीं है. एवरीथिंग you need to verify, right? And then the next thing that you need to verify is mapping of the subject test that you appeared in CUET and your 12 subjects. ये इसलिए जरूरी है बिकॉज डीयू ने बोला था हम CUET के वही सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जो इसमें आप 12th में अपीयर हुए थे. ठीक है, तो CUET में आप
इंग्लिश में अपीयर हुए, 12th में आपकी मार्कशीट में इंग्लिश कोर है। आप ज्योग्राफी में अपीयर हुए, ज्योग्राफी आपकी 12th की मार्कशीट में भी है। हिस्ट्री में हुए तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन केस आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ अपडेट मैपिंग पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट मास कॉम मीडिया में अपीयर हुआ बट उसके पास 12th में ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज नॉट एप्लीकेबल, एज इन हम इस सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं काउंट करेंगे। फिजिकल एजुकेशन मैप हो गया, साइकोलॉजी मैप हो गया। जनरल टेस्ट में सबका नॉट एप्लीकेबल आएगा, ये सबके लिए सेपरेट टेस्ट है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये काउंट होगा। बस जो 12th वाले सब्जेक्ट्स होते थे वो ही मैप होंगे, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में सबका नॉट एप्लीकेबल आता है। तो अगर सपोज आपका किसी में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है और आप अपीयर हुए थे तो आप अपडेट मैपिंग पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाता है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाते हैं सारे सब्जेक्ट जो आपके 12th के हैं, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसमें मैं हुआ था अगर वहां पे नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू चेंज इन केस यू विश टू चेंज। खुद से नहीं करना, अगर सब कुछ सही है तो कोई चेंज नहीं करना, ये ऑटो मैप होके आता है। अगर आपको कुछ एरर दिख रहा है तो ही चेंज करना है। एंड एज आई सेड, जो जनरल टेस्ट है देखो यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा अभी इसमें, जब मैंने चेंज वाला बटन किया, क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट तो किसी का भी मैप नहीं होगा, बोर्ड के अंदर जनरल टेस्ट होता ही नहीं है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल ही लिख के आएगा, तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसी तरह के 12th के मार्क्स में दिक्कत होगी तो पहले आप वहां पे उसको, जैसे मैं अपडेट मैपिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे 12th के मार्क्स अभी आपने फर्स्ट में भर दिए तो वो यहीं पे आ रहे हैं। और अगर आपको अपडेट क्लास 12 डिटेल्स पे आप जाओगे तो फिर वो क्लास 12 की डिटेल्स भी एडिटेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर जब आप फेज 1 में ठीक से भर दोगे तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पेज दैट यू डू। once you've done this, now we move to program eligibility। अब इसके बेसिस पे डीयू आपको एक तो आपका स्कोर कार्ड फिर से दिखाता है कि आप इन इन सब्जेक्ट्स में हुए थे, ये आपका परसेंटाइल स्कोर है, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, तो दिस इज द एक्चुअल स्कोर दैट दे विल बी काउंटिंग, ठीक है। तो ये जनरल सबका जो स्कोर है आपका कंपेयर किया, टोटल किया गया है आउट ऑफ 200 के हिसाब से। एंड देन अब आप ऑन बेसिस ऑफ विच एवर सब्जेक्ट्स यू वर एलिजिबल, यू अपियर्ड फॉर, उसके जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल होते हो सबका आपका स्कोर लिख के आ जाता है। तो अच्छी चीज ये है कि पहले कई बच्चों को डर था कि सर मैंने सीयूईटी में वो कोर्स नहीं सिलेक्ट किया तो क्या मैं डीयू में वो कर सकता हूँ। यस, डीयू हैज सेड आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो रहे हो बेस्ड ऑन योर टेस्ट, सीयूईटी टेस्ट, आप उन सब में अप्लाई कर सकते हो, वेदर आपने सीयूईटी के फॉर्म में वो भरा है कि नहीं भरा है। बाय द वे सीयूईटी के फॉर्म में वो अभी भी लिस्ट एडिट हो रही है तो आप एडिट कर सकते हो, बट डीयू ने बोल दिया कि आप यहाँ पे भर सकते हो वो भी, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो इन केस यू मिस्ड आउट तो आपको सीयूईटी में एडिट करके यहाँ पे भी फिल कर देना। तो नाउ दिस इज गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज व्हिच आई एम एलिजिबल टू अप्लाई बेस्ड ऑन माय सीयूईटी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जो मैंने सीयूईटी के कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ये जो लिखे हुए जिसमें मैं अपियर हुआ था, इनके बेसिस पे मैं अप्लाइड साइकोलॉजी में भी एलिजिबल हूँ, मैं अरेबिक में भी एलिजिबल हूँ। यहाँ पे मेरा स्कोर लिख के आ रहा है तो आप ये भी एक बार चेक कर लो सबको टोटल करके। अब कुछ कोर्सेज में एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी 2 लिख के आएगा, स्पेसिफिकली लैंग्वेज के कोर्स में होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डीयू ने कैटेगरिकली बोला था कि अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स में जा रहे हो और वो लैंग्वेज आपने पढ़ी है 12th में तो हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं है 12th में पढ़ी तो आप भी कंसिडर होगे बट आपको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी 2 लिख के आ रहा है क्योंकि इस स्टूडेंट ने अरेबिक 12th में नहीं पढ़ी। सिमिलरली बंगाली नहीं पढ़ी होगी तो प्रायोरिटी 2 आ रहा है बट आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में क्या रिक्वायरमेंट था? इकोनॉमिक्स में रिक्वायरमेंट था कि आपके पास मैथ्स होना जरूरी है, यानी मैथ्स के टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है और 12th में होना जरूरी है। स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं था तो ये रेड आ गया, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इस कोर्स के लिए। तो इस तरीके से आप जितने भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो सारे कोर्सेज यहाँ पे लिख के आ जाएंगे, ठीक है। इसको लेके कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज एलिजिबल आ जाएंगे। जिस जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, जैसे अब ये साइंस वाले हैं इसमें तो साइंस के सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जिन जिन में रेड में लिख के आ रहा होगा कुछ समझ जाओ वहां पे आप एलिजिबल नहीं हो। और साइड में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा होता है तो आप उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू क्रॉस चेक। तो जो भी ब्लैक में है, जो भी आपके स्कोर में है, ऑल दीज आर इन योर कंसिडरेशन सेट, यू कैन अप्लाई टू ऑल दीज कोर्सेज, ठीक है।
तो इस तरीके से बहुत सारी बड़ी एक लिस्ट आ जाती है, आप इसमें से व्यू कर सकते हो कि मेरे को कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। वंस यू व्यू दैट, बस ये देखने के लिए यहाँ पे आपको कुछ वेरीफाई नहीं करना है, आपको एक बार देख लेना। इन केस किसी में स्कोर कैलकुलेशन में आपको डाउट लग रहा है तो आप फिर उनकी हेल्प डेस्क पे लिख सकते हो, इफ यू आर फाइंडिंग स्कोर कैलकुलेशन, राइट। सो इमेजिन अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जिसने कॉमर्स का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा इज स्टिल एलिजिबल, तो आप वो भी देख सकते हैं, इफ दैट इज योर चॉइस। सर व्हाट इज रिटन अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इन सम ऑफ द कोर्सेज? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू, मैंने अब जैसे बीकॉम है ना, यहाँ पे दो क्राइटेरिया, एक है कि आप देखो लिखा कॉम्बिनेशन वन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B1 B2। और सेकंड क्राइटेरिया इज कि आप जनरल टेस्ट ले लो, एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन टेस्ट ले लो। सो सर्टेन कोर्सेज हैड मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जहां पे ये लिखा है एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी टू, ये मैंने बताया था ये सिर्फ लैंग्वेज कोर्स में लिखा होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने वो लैंग्वेज 12th में पढ़ी है तो आप प्रायोरिटी 1 पे आओगे, अगर वो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्रायोरिटी 2 पे आओगे। दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन ड्यू ब्रोशर, ठीक है। तो आपको बस ये व्यू करनी है, अगर आपको लगता है कि स्कोर कैलकुलेशन में सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपके हिसाब से ज्यादा बनना चाहिए, तो फिर आप उनके हेल्प डेस्क पे मेल डाल सकते हो या उनका जो चैट बॉट है वहां पे कर सकते हो। टेक्निकली ऐसा इशू आना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे ऐसा नहीं बताया कि कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है। तो फिलहाल आपने जब ये सारे चेक कर लिए, नाउ यू मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दिख रहे थे जिसमें आप एलिजिबल हो, वो सारे आपके यहाँ लेफ्ट साइड जो पेन है जो अभी लोड हो रहा है, सो देयर बी 2 विंडो पेन्स विच विल बी ओपनिंग, राइट। इतने सारे कोर्सेज हैं, तो अवेलेबल प्रेफरेंस स्टूडेंट के पास 1098 है, ठीक है, 1098 प्रेफरेंसेस। अब दिस इज अ माइंड बॉगलिंग नंबर, बट अगेन आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई विल सिलेक्ट दोज कोर्सेज विच आई एम इंटरेस्टेड टू स्टडी। अब मेरे को बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स उर्दू नहीं पढ़ना, मुझे बीए ऑनर्स पर्शियन नहीं पढ़ना, वो इधर आ रहा होगा बिकॉज मैं एलिजिबल हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो जो भी कोर्स में मुझे पढ़ना है मैं उनको सिलेक्ट करता रहूंगा, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के भी उन्होंने 3 बटन दिए हैं, ऐड टू टॉप मतलब प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, ऐड टू बॉटम नीचे आ जाएगा, ऐड टू स्पेसिफिक नंबर। तो पहले जैसे मैंने 5 डाल दिया, मेरे को याद आया कि नहीं मेरे को इसको 3rd पे डालना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लिख दूंगा नंबर 3, तो ये 3 पे चला जाएगा। तो ये तरीका है। बट सर मैं छांटू कैसे इतने सारे 1000 में से? तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे फिल्टर दिया है, तो यू क्लिक हेयर ऑन ड्रॉप डाउन, तो आपको सारे कोर्सेज आ जाते हैं। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ, मैं अप्लाइड साइकोलॉजी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले अप्लाइड साइकोलॉजी किया और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया। तो अब आप नीचे देखोगे जो जो कॉलेजेस बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। अब मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, ये प्रेफरेंस कहाँ से मिलेगी? ये प्रेफरेंस आपको मिलेगी imsedc.hpage.com जो दिया है, वहां पे मेजरली सारे कोर्सेज की प्रेफरेंस वाइज लिस्ट है। तो मैं उस सीक्वेंस में यहाँ पे ऑर्डर में डाल दूंगा। जैसे मैं डाल देता हूँ, अब ये जो कॉलेज दिख रहे हैं मेरे को, भीमराव अम्बेडकर, रामानुजन, गार्गी कॉलेज, औरबिंदो, विवेकानंद, इन सब में टॉप कॉलेज जो है वो गार्गी कॉलेज है, तो सबसे पहले मैंने उसको डाल दिया, ठीक है, ऐड टू टॉप कर दिया। उसके बाद में मेरे को लगता है कि मेरे को अपने घर के पास का कॉलेज देखना है, मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो फिर मैं विवेकानंद डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया प्रेफरेंस नंबर 2 पे डाल दिया, 2 करके, तो ये सेकंड पे आ गया। अब मुझे लगता है कि बाकी मैं अच्छे कॉलेज डालना चाहता हूँ, मैंने रामानुजन डाल दिया। मैं ये रैंडमली डाल रहा हूँ, लिस्ट को देख के आप डालना, ठीक है, मुझे लिस्ट के नंबर याद नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो आप देखो राइट में ये आता जा रहा है। अब किसी का फोन आया फ्रेंड का कि नहीं रामानुजन की रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे को चेंज करना है, तो मैं अप पे क्लिक करूंगा, तो देखो रामानुजन 2 पे आ गया। तो इस तरीके से मैं शफल कर सकता हूँ। अब मैंने ऐसे एक के डाले, अब मैं दूसरा कोर्स देखता हूँ, मेरा साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, तो अब मैं बीए साइकोलॉजी, अभी तो मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी लिया था, अब मैं साइकोलॉजी ऑनर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई फिल्टर करूंगा। तो कॉलेजेस सारे डालने, मैंने तो अभी 2 ही डाले, आप बाकी के कॉलेज भी डालेंगे, बस एक दो मत डालना, बिकॉज डीयू ने अभी जो रिसेंटली वेबिनार हुआ था क्लियरली लिखा था कि 10 तारीख के बाद जब फेज 2 खत्म हो जाएगा फिर आपको हम कोई मॉडिफाई का मौका नहीं देंगे, आप कॉलेजेस ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। तो आईपी में तो होता था ना, फर्स्ट राउंड के बाद हमने फिर से कॉलेजेस डाल दिए, सेकेंड के बाद फिर से प्लस माइनस कर दिया, डीयू वो चांस नहीं दे रहा है आपको। तो जितने भी कॉलेज डालने हैं पहले राउंड में ही डालने हैं, उसके आगे आप एडिट नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना।
बट अगर कोई कॉलेज आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है और आप जाना ही नहीं चाहते या आपको उसका फेवरेबल फीडबैक नहीं मिला तो वो नहीं भी डालोगे। तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के ये चीजें करनी है। ठीक है, अब साइकोलॉजी ऑनर्स के भी आ गए, तो मेरे को दिख रहा है हाँ दौलत राम कॉलेज बहुत अच्छा है, इसको मैं डाल देता हूँ। अब मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी भी डाला, ये भी डाला है, बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो साइकोलॉजी ऑनर्स है। तो साइकोलॉजी ऑनर्स में देखता हूँ कौन सा टॉप कॉलेज है मेरे हिसाब से, दौलत राम, इंद्रप्रस्थ, जीसस एंड मैरी, कमला नेहरू, केशव महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सॉरी लक्ष्मीबाई, ये सारे कॉलेजेस हैं जो मेरे को साइकोलॉजी ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें बेस्ट कॉलेज बाय डिफॉल्ट लेडी श्री राम कॉलेज है, तो मैं इसको नंबर 1 पे कर दूंगा। तो मैं सिलेक्ट करूंगा ऐड टू टॉप, तो अब ये ऊपर चला गया कॉलेज। ठीक है, और ये मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि सर ये अप्लाइड साइकोलॉजी का बेटर है कि ये बेटर है, तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर की कट ऑफ दे रखी है, दैट इज द ओनली ट्रू पैरामीटर। अब देखो NIRF रैंकिंग्स वगैरह भी हैं या जो प्राइवेट रैंकिंग्स हैं वो बहुत सब्जेक्टिव हैं, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं। NIRF रैंकिंग में ये होता है कि आपके यहाँ से कितने PhD के बच्चे निकलते हैं, वो मैटर करता है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने स्क्वायर फीट आपने उसके लिए दिए, रिसर्च के कितने पेपर्स आप जमा करते हैं, वो मैटर करता है NIF रैंकिंग में ऊपर नीचे होने के लिए। आपने कितनी वर्कशॉप्स कराई अपने कॉलेज में, वो मैटर करता है। बट वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में मैटर नहीं करेगा, कहीं ना कहीं परसेप्शन में मैटर नहीं करेगा। तो यस, NIRF रैंकिंग्स आर गुड। NIRF रैंकिंग के तो हिसाब से जो ये मिरांडा हाउस है ये नंबर 1 कॉलेज है, राइट। बट नंबर 1 पे एक्चुअली तो SRCC आता है या सेंट स्टीफंस आता है, अगर हम बीकॉम ऑनर्स इको ऑनर्स की बात करें, परसेप्शन वाइज एंड रैंकिंग वाइज, एक्चुअल रैंकिंग वाइज। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। इसीलिए अगेन ब्लाइंडली IMS की लिस्ट पे भी मत ट्रस्ट करिएगा, राइट। तो आप अपना भी थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, बट IMS लिस्ट में एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर सिंपल ये है कि हमने पिछले साल की कट ऑफ के बेसिस पे बस बनाया है। हमने ये अज्यूम किया है, विच वी थिंक इज राइटली सो, कि जिसकी कट ऑफ हायर है देयरफॉर उसकी डिमांड हायर है, वहां पे बच्चे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्लोजिंग कट ऑफ ली है। ठीक है, एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कि सर बीकॉम ऑनर्स भी है, बीकॉम प्रोग्राम भी है, अब मैं साउथ कैंपस का बीकॉम ऑनर्स चूज करूं या नॉर्थ कैंपस का बीकॉम प्रोग्राम करूं। देखो, वी एज एजुकेटर्स कांट ऑफिशियली एडवाइस यू टू से कि नहीं आप ब्रांड पे जाओ, आप डिग्री पे मत जाओ या कॉलेज के कोर्स पे मत जाओ, बिकॉज कोर्स इवेंचुअली लर्निंग आपकी ऑनर्स में ज्यादा है, तभी तो उसका नाम ऑनर्स है और प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम है। बट फर्क अगर आप देखोगे तो ऑनर्स में 6 सब्जेक्ट हैं, प्रोग्राम के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 सब्जेक्ट ऑनर्स के अंदर भी हैं, तो कोर सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। ऑनर्स के अंदर 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आ जाता है और एक किसी कॉमर्स के सब्जेक्ट का इन डेप्थ रिसर्च सब्जेक्ट आ जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किरोड़ीमल नॉर्थ कैंपस में बीकॉम प्रोग्राम पढ़ना है और मेरे को साउथ कैंपस में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज मिल रहा है बीकॉम ऑनर्स वाला, वहां पे नहीं जाना, तो दैट इज टोटली योर विश। ऑनेस्टली स्पीकिंग इवेंचुअली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप MBA के लिए जाओगे ना, उसमें जब आप कोर्स सिलेक्ट करते हो कैट के एग्जाम के लिए, तो वहां एक ही ऑप्शन आता है बीकॉम लिख के, उसमें ना बीकॉम ऑनर्स लिखा होता है ना बीकॉम प्रोग्राम लिखा होता है, विच मीन्स आपने चाहे ऑनर्स किया है चाहे प्रोग्राम किया है, आपको एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा। और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में ऑनर्स नाम का ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी जाते हो वहां पे बीकॉम के नाम से प्रोग्राम चलता है, देयर इज नो ऑनर्स एंड प्रोग्राम। सो दिस बाइफर्केशन इज देयर ओनली इन लिमिटेड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसको लेके ज्यादा, बस जैसा मैंने बताया, लर्निंग पार्ट डेफिनेटली ऑनर्स में थोड़ा ज्यादा होगा कि 2 सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़ रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है, तो आप करोड़ीमल रामजस को टॉप 5 ऑनर्स वाले कोर्स नॉर्थ कैंपस के बाद भी भर सकते हो। सेम क्वेरी आती है सर इको ऑनर्स के लिए, आपने जो कंबाइंड लिस्ट बना के भेजी है उसके अंदर आपने बीकॉम ऑनर्स लिया है, बीकॉम प्रोग्राम लिया है और मैनेजमेंट लिया है। हमारे पास तो मैथ्स भी था, हम इको ऑनर्स भी करना चाहते हैं, तो हम इको ऑनर्स को कहाँ पे फिट करें। तो देखो एक चीज है, इको ऑनर्स में उन्हीं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि जिनका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इको ऑनर्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। डिफिकल्ट इन द सेंस वेरी रिगरस कोर्स, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सब एग्जाम से या बाकी कोर्सेज से टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल MBA करना है, तो आप बीकॉम ऑनर्स करके भी जा सकते हो, आप बीकॉम इको ऑनर्स करके भी जा सकते हो, आप BMS करके भी जा सकते हो, आप इंग्लिश ऑनर्स करके भी जा सकते हो। अब आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक ऑनर्स अगर मेरा कॉलिंग है, मेरा पैशन है, तो मैं डेफिनेटली इकोनॉमिक ऑनर्स लूंगा, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा। बट अगर आप 50-50 हो कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स भी चलेगा इको ऑनर्स भी चलेगा,
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपका लॉन्ग टर्म एमबीए का गोल है तो बीकॉम ऑनर्स लेके चलो, क्योंकि उसमें आपको टाइम ज्यादा मिलेगा एमबीए की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में वर्कलोड कम है कंपेयर टू इको ऑनर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इको ऑनर्स आपको पसंद है, बट अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो अवॉइड करना इकोनॉमिक ऑनर्स, बिकॉज उसमें 11th-12th की मैथ्स तीनों साल में यूज होने वाली है। बट आपको अगर मैथ्स अच्छी है तो डेफिनेटली उसको लो। अब उसको मुझे प्लेस कैसे करना है, अगेन प्रेफरेंस लिस्ट में सिमिलर है तो परसेंटेज, जहां मैं एसआरसीसी, अगर मेरे को दोनों बराबर है तो मैं पहले एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स भर दूंगा, उसका अगला ऑप्शन एसआरसीसी इको ऑनर्स भर दूंगा। फिर हिंदू बीकॉम ऑनर्स भर दिया, उसका अगला ऑप्शन हिंदू इको ऑनर्स भर दिया। फिर हंसराज बीकॉम ऑनर्स भर दिया, उसका अगला ऑप्शन हंसराज, स्टीफंस को भी ऊपर लगा देना। तो इस तरीके से आप उसमें इको ऑनर्स भी सेम लेवल पे इंसर्ट कर सकते हो। जहां पे बीकॉम ऑनर्स का लेवल आ रहा है वहीं पे अगर इको ऑनर्स पहली प्रेफरेंस है तो उसको ऊपर रख दो, इको ऑनर्स सेकंड प्रेफरेंस है तो उसको थोड़ा नीचे रख दो। इस तरीके से आपको करना है। सेम गोज फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। अब कल मुझे कुछ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर दिस इज नॉट फेयर, आपने बीकॉम वालों को तो कंबाइंड लिस्ट बना के दे दी, हमें ऐसी लिस्ट क्यों नहीं दी। देखो, बीकॉम वालों को कंबाइंड लिस्ट इसलिए बना के दी क्योंकि जो मैनेजमेंट के कोर्स थे ना उनके बीएमएस बीबीए एफआईए उसमें कोई कट ऑफ नहीं थी, तो उसमें उन्हें आइडिया नहीं था कि सर इसको हम कहाँ पे लगाएं, इसको कैसे करें। बाकी जगह तो परसेंटेज कट ऑफ लिखी हुई है, तो हम 99 से 97 को कंपेयर कर सकते हैं, बट बीएमएस में तो कोई कट ऑफ नहीं होती, उसमें तो सीधा रैंक के बेसिस पे होता है। तो इसलिए हमने उसको इंसर्ट करके दे दिया। ह्यूमैनिटीज वालों को हमने इंडिविजुअल लिस्ट तो दे रखी है, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की भी है आपके पास, हिस्ट्री ऑनर्स की भी है आपके पास, अप्लाइड साइकोलॉजी की भी है, सोशियोलॉजी की भी है, फिलोसफी की भी है। बस आपको परसेंटेज कंपेयर करना है और अपना प्रेफरेंस देखना है। अगर मेरा फिलोसफी और साइकोलॉजी में इक्वल इंटरेस्ट है तो मैं 99 वाले दोनों कॉलेज साथ में रखूंगा, 97 वाले उसके नीचे कर दूंगा। दैट इज द लॉजिक दैट यू नीड टू अप्लाई। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो जैसे मैंने बताया, आप सारे कॉलेजेस यहाँ पे डालते जाओगे, तो यहाँ पे कम से कम 40 50 60 70 कॉलेज डालने हैं आपको। फिर आपने ऐड कर दिए, जैसे ये कोर्स का भी डाला साइकोलॉजी का, एक और हम सपोज कोई डाल देते हैं, जर्नलिज्म में मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने जर्नलिज्म के कॉलेजेस आ गए तो वो ही डाल दिया, एलएसआर इसमें भी आएगा। तो अगेन अब एलएसआर में साइकोलॉजी भी है, एलएसआर में जर्नलिज्म भी है, एलएसआर में कोई और हिस्ट्री ऑनर्स भी हो सकता है। तो फिर मेरे को कोर्स का प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कि अगर मुझे एलएसआर मिल रहा है तो पहले मैं जर्नलिज्म रखूं या हिस्ट्री ऑनर्स रखूं या साइकोलॉजी रखूं, फिर ऐसे ही दूसरा कॉलेज। अगर हिस्ट्री ऑनर्स में मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन है तो पहले मैं ऊपर के 3-4 हिस्ट्री ऑनर्स डाल दूंगा, फिर बाद में वो डालूंगा। So therefore, every list has to be customized depending on what your individual preference is. ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने जो लिस्ट भरी है या तू भी मेरे को व्हाट्सएप कर दे मैं भी वही भर दूंगा, दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज उसका इंक्लिनेशन और आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स अलग हो सकता है। हाँ, अगर आप कूल हो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कि कुछ भी पढ़ा दो मेरे को चलेगा, फिर आप कॉपी पेस्ट मार लो, बट वो फायदा नहीं होता उसका, बिकॉज इवेंचुअली जो भी आप पढ़ने वाले हो 3 साल पढ़ना है। ठीक है, तो सोच समझ के थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। कोई क्वेरी आती है तो प्लीज कॉन्टैक्ट द सेंटर, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, मेरे को आप मैसेज कर दो कि सर मुझे कंफ्यूजन आ रहा है। दो, उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में आपको लिस्ट दे रखी है, उन्हीं को कंपेयर करो। अब आप पूछोगे कि सर मैं फिलोसफी ऑनर्स के ऊपर डालूं कि साइकोलॉजी ऑनर्स के ऊपर डालूं, मेरा अगेन आप ही को पॉइंट होगा कि आपको क्या पसंद है, तो आंसर तो इवेंचुअली आप ही को करना है, राइट। सो देयरफॉर पुट इन सम माइंड, 2-3 दिन शांत दिमाग से सोचो, हिट एंड ट्राई, मेक योर लिस्ट। तो सपोज आपने लिस्ट बना दी, अभी मैं रैंडमली ऐड कर देता हूं यहाँ पे कॉलेजेस। ठीक है, सो यहाँ पे कॉलेजेस आ गए। अब देखो यहाँ पे मैंने 10 प्रेफरेंस डाल दिए, बट यहाँ पे लिख के आ रहा है नीचे यू हैव 0 सेव्ड प्रेफरेंसेस आउट ऑफ 10 सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस। तो जब तक मैं सेव नहीं करूंगा तब तक वो सबमिट होने के लिए तैयार नहीं होंगी, तो मेरे को यहाँ पे डालने के बाद सेव करना भी जरूरी है, प्लीज रिमेंबर दैट। सपोज आप आए, आपने कुछ चेंजेस कर दिए, बट आप सेव करना भूल गए, तो पिछले वाला जो रहेगा वो ही कंटिन्यू होगा। सो आई हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब ये 10 सेव हो गए। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से चेक करना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे को सारी एक साथ नहीं दिख रही है, तो मैं अगले पेज पे जाऊंगा, बोलूंगा प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। सो आई प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे जो जो भी मैंने प्रेफरेंस डाली थी वो ऑर्डर में आ गई, मैं एक स्नैप में देख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो गलती होगी, जीसस एंड मैरी तो इतना अच्छा कॉलेज है, सबसे नीचे आ रहा है। दौलत राम इतना अच्छा कॉलेज है, 9th पे आ रहा है। आर्य भट्टा तो एवरेज कॉलेज है, माता सुंदरी तो एवरेज कॉलेज है, ये ऊपर आ रहा है, तो गड़बड़ है। तो अब मैं सबमिट नहीं करूंगा, मैं क्या जाऊंगा, फिर से प्रेफरेंस सिलेक्शन पे चले जाऊंगा, ऊपर टैब पे क्लिक करके।
ठीक है, तो फिर ये पेज मेरा ओपन हो गया, सेव्ड प्रेफरेंसेस आ गई। मैं नीचे जाके उनको अप अप करके ऊपर लेते आऊंगा। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, जीसस एंड मैरी ऊपर चला गया। ठीक है, मैंने फिर से इस पे क्लिक किया, जीसस एंड मैरी अब 7th पे आ गया। अब मैंने फिर से क्लिक किया, 6th पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह दौलत राम को भी ऊपर लेके आते हैं। इसको मैंने अप किया, आप देखो 9 पे आ गया। तो इसी तरह आप जितनी बार चाहे एडिट कर सकते हो 10 तारीख तक। फिर मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो अब मेरी ये सेव हो गई। अब मैं फिर से एक बार प्रीव्यू देखूंगा। नाउ व्हेन आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा ठीक लग रहा है, तो देन आई क्लिक ऑन सबमिट। इस वाले बच्चे के अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा, बिकॉज इन्होंने नहीं भरी है, मैंने तो रैंडमली भर दिए। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर ऑप्शंस हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और फिर से पहला पेज ही आ जाएगा। ठीक है, पहला पेज जो था, जहां जो हमने लॉग इन करके लिया था, वही पेज आ जाता है। तो बच्चों को लग रहा है इस पे तो फिर से, और उस पे फिर से स्टार्ट स्टार्ट ही लिख के आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दूसरा लॉग इन करके दिखाता हूँ। राइट, सो दिस इज नाउ ब्लैंक। अब आपको एक दूसरा लॉग इन करके दिखाता हूँ जिसमें बच्चे ने ऑलरेडी फिल कर रखी है, सेव कर रखी है। राइट, सो आई क्लिक लॉग इन। अब आप देखो इस बच्चे ने सबमिट कर रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर से स्टार्ट लिख के आ रहा है। तो कई बच्चों को लगता है कि सर मेरा सबमिट ही नहीं हुआ, स्टार्ट लिख के आ रहा है। तो ये स्टार्ट 10 तारीख तक लिख के आता रहेगा, बिकॉज डीयू बोल रहा है हम एक बार भी लॉक नहीं करेंगे, आपकी आपकी सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी सेव हो जाएंगी, बट लॉक नहीं करेंगे। विच मीन्स आप 500 बार चेंज करना चाहो 10 तारीख तक तो कर सकते हो, उसके बाद एक बार भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे देख लो यहाँ पे इस स्टार्ट पे जाते हैं, तो अगेन बोर्ड के मार्क्स लिख के आ गए स्टूडेंट के। यहाँ पे अब आप देखोगे कॉमर्स विद मैथ्स वाला स्टूडेंट है, तो वही सब्जेक्ट मैप होके आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था जनरल टेस्ट मैप नहीं होगा आपका, क्योंकि वो 12th में दिया नहीं था, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो देन यू क्लिक टू अगेन प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं सेम तरीके से। ठीक है, सो दिस स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। अकाउंट्स में 100 परसेंटाइल, जनरल टेस्ट में 98.8, मैथ्स में 99.39। राइट, वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस, टोटल स्कोर 769 आउट ऑफ 800। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं स्टूडेंट को टॉप कॉलेजेस मिलने के। अगेन चांसेस हैं, आई कांट सर्टेनली से, सो ये प्लीज क्वेश्चन मत पूछना कि सर मेरे 650 है मुझे क्या मिलेगा, मेरे 680 है मुझे क्या मिलेगा। इट्स एनीबॉडीज गेस। यूट्यूब पे भी 500 लोग 500 चीजें बोल रहे हैं, तो प्लीज किसी पे विश्वास ना करें कि इतने में ये आ जाएगा। सबका गट फील है, हो भी सकता है राइट हो भी सकता है रॉन्ग हो, बट हफ्ते 10 दिन में पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगेन वी मूव टू प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो दिस स्टूडेंट हैज ऑलरेडी फिल्ड प्रेफरेंसेस आई बिलीव। एक बार दिख जाएगा। ये आ गया, देखो सेव्ड 17 प्रेफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब बाकी के सारे कोर्सेज कॉलेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, जो आप जिसमें एलिजिबल हो आप इसमें ऐड कर करके देख सकते हो। तो इसने सेव कर रखे हैं। अब हम इसकी प्रेफरेंस लिस्ट पे जाके चेक करते हैं। यहाँ पे जाते हैं प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट आ जाती है कि पहला सुखदेव रखा है, दूसरा सुखदेव। जैसे अब इसका फोकस होगा कि मेरे को मैनेजमेंट में जाना है और मुझे फिनेंस में जाना है, सो देन हमने अपनी रैंकिंग में दोनों सुखदेव और एसआरसीसी 1 पे ही रखे थे, ऑल ओवर 1, बिकॉज आपकी पर्सनल चॉइस है। अब हिज पर्सनल चॉइस इज आई वांट टू डू अ मैनेजमेंट कोर्स इन फाइनेंस, एंड फॉर दैट बीबीए एफआईए इज द मोस्ट फोकस्ड कोर्स। तो बीबीए एफआईए को पहले लिया। अब जब सुखदेव की प्लेसमेंट होती है तो बीबीए एफआईए और बीएमएस फाइनेंस वाले बच्चे साथ में ही बैठते हैं, तो इसलिए बीएमएस फाइनेंस को भी इक्वल वेटेज मिलती है, तो ही केप्ट बीएमएस फाइनेंस सेकंड। अगेन दिस इज वेरी पर्सनल चॉइस। कई बच्चे हैं जिन्होंने एसआरसीसी को भी ऊपर रखा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ऐसा नहीं है कि ये सही है वो गलत है, इसीलिए आईएमएस ने तीनों को 1 रैंकिंग पे लिखा था, आपकी पर्सनल चॉइस है। सो ही केप्ट एसआरसीसी 1। अब देखो इसको इकोनॉमिक्स और बीकॉम में फर्क नहीं है ज्यादा, तो ही केप्ट सेंट स्टीफंस इकोनॉमिक ऑनर्स जस्ट आफ्टर एसआरसीसी। उसके बाद ऐसा, क्योंकि इको ऑनर्स में स्टीफंस बेस्ट माना जाता है कॉलेज, तो इको ऑनर्स को भी इसको बीच में डालना था, तो इसने इको ऑनर्स स्टीफंस डाल दिया। उसके बाद एसआरसीसी डाल दिया। फिर हिंदू आ गया, तो इसने रखा है कि अगर मेरे को इको ऑनर्स करना है तो सिर्फ टॉप 2 कॉलेजेस से करना है, बाकी जगह नहीं करना। अगेन ना पर्सनल प्रेफरेंस, नहीं तो मैं जनरल तो बोलता कि ठीक है आप हिंदू का भी इको ऑनर्स डाल दो जब आपको करना है, हंसराज का भी डाल दो, बट पर्सनल प्रेफरेंस हो दैट इज फाइन।
अगेन एज आई सेड, कोई एक लिस्ट वो नहीं है कि वही आपको फिल करनी है, ठीक है। सो इको ऑनर्स ओनली फ्रॉम 2 कॉलेज चॉइसेस, देन बीकॉम ऑनर्स हिंदू, हंसराज, केएमसी, वेंकी, फिर मैथ्स ऑनर्स भी डाला। His idea is to focus more on North Campus, so that is why he's put in, ठीक है। उसके बाद बीएमएस क्योंकि पसंद है कोर्स शायद, तो सेकंड नंबर का जो कॉलेज है साउथ कैंपस का, एक वेंकी डाला है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी डाला है। साउथ कैंपस में सेकंड नंबर पे आता है कॉमर्स का कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो he has put DDU, he hasn't even put BMS for that South campus, ठीक है। And he has put North campus KMC and Ramjas and South campus Venki's in 15, 16, 17। अब कई लोग इन दोनों को यहाँ पे भी डाल सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पहले भी डाल सकते हैं, अगर मेरा प्योरली फोकस है कि मुझे नॉर्थ कैंपस ही जाना, या वेंकी को नीचे करके पहले इनको ऊपर डाल सकते हैं, तो दैट इज वेरी पर्सनल चॉइस, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ सही गलत नहीं बोलूंगा कि ये सही है ये गलत है। अब ये जो प्रायोरिटी है ये बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स रिलेटिवली कम रिगरस है, कम लर्निंग है कंपेयर टू बीकॉम प्रोग्राम, सॉरी मैं कम लर्निंग है कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स, बट इंडस्ट्री वाइज दोनों को इक्वल इक्वेट किया जाता है। तो आप जो भी चूज करोगे कहानी सेम ही रहने वाली, ठीक है। तो फिर आप सबमिट कर देते हो प्रेफरेंसेस जो भी हैं आपकी, तो जैसे मैंने यहाँ पे वही कर दिया कि सबमिट प्रेफरेंसेस, तो फिर से सबमिट हो जाती है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्रेफरेंस सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे फिर से वही आएगा स्टार्ट लिख। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सर मैं सबमिट कर रहा हूँ फिर से स्टार्ट क्यों लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, ये मैंने आपको ऑनलाइन दिखा दी। सबसे पहले आपको लॉग इन करना है सीसास डैशबोर्ड पे, फिल कंप्लीट फर्स्ट कंप्लीट एप्लीकेशन फेज 1 एंड देन स्टार्ट विद फेज 2 फॉर्म फिलिंग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए। वेरीफाई द CUET टेस्ट सब्जेक्ट मैपिंग विद योर 12 सब्जेक्ट्स, वही जो हमने देख चेक किया था साइट पे। उसके बाद व्यू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज यू आर एलिजिबल फॉर एंड वेरीफाई योर सब्जेक्ट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ देम, कि स्कोर मेरा टोटल ठीक हुआ है कि नहीं। फिर यू हैव टू प्रोसीड टू द प्रेफरेंस सिलेक्शन पेज, जहां पे आप अपनी प्रेफरेंसेस डालते हो, एंड अरेंज योर प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर ऑफ योर लाइकिंग। एंड फाइनली व्हेन यू पुट ऑल योर प्रेफरेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, क्लिक ऑन सेव चेंजेस, ये क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो वो सेव नहीं होंगी। एंड उसके बाद अगले पेज पे जाना है थ्रू प्रीव्यू सिलेक्शन पेज। यहाँ पे एक बार फिर से एक स्नैपशॉट आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप प्रेफरेंस भर रहे हो, पहले एक कॉपी पे या एक प्रिंट आउट निकाल लो जिसको देख के आपको भरना, क्योंकि रैंडमली हमें लगता है ठीक है, बट अगर आपके पास लिखी होनी चाहिए। सिर्फ आईएमएस की लिस्ट लेफ्ट में नहीं रखनी है, क्योंकि आईएमएस की लिस्ट में तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग लिस्ट होगी। तो अपनी एक कॉम्पोजिट लिस्ट बना लो कंप्यूटर पे, उसको साइड में खोल लो या प्रिंट आउट निकाल लो, फिर प्रीव्यू लिस्ट खोल को उससे मैच करो कि मेरी में 3 पे, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, मेरे में कॉलेज 7 पे, यहाँ पे भी 7 पे दिख रहा है। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार अगर आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, वो आगे चेंज करने के लिए नहीं मिलेगा 10 तारीख के बाद, ठीक है। तो आपको प्रीव्यू करना अपना प्रेफरेंसेस एंड वेरीफाई विद योर प्रिपेयर्ड लिस्ट, तो अपनी पहले खुद की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तभी फॉर्म फिल करना शुरू करना है, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर देन यू कैन क्लिक सबमिट प्रेफरेंस सिलेक्शन, जो लास्ट बटन था, एंड लॉग आउट। और अदरवाइज इफ यू विश टू मेक एनी चेंजेस, आपको लगता है अरे ये तो गड़बड़ हो गया, चेंज करना है, तो देन यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस पेज एंड मेक द डिजायर्ड चेंजेस। अगेन आई एम सेइंग, प्रेफरेंस लिस्ट IMS ने imsedc.hpage.com पे डाली हुई है, और कल ही हमने कॉम्पोजिट लिस्ट भी डाली है, जिसमें बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और BMS, BBFI, BBE तीनों मिला के क्या इंडिकेटिव लिस्ट होनी चाहिए। दैट्स नॉट द फाइनल लिस्ट, प्लीज चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड लाइकिंग, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें, प्रोग्राम कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस, अगेन विशाल सर जिस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, इट इज एडवाइज टू फिल एज मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सीट एलोकेशन, but at the same time ensure that the candidate only selects option where he or she is willing to study। अब मुझे BA अरेबिक नहीं पढ़ना, तो क्योंकि लिस्ट में दिख रहा है तो मैं उसको डाल दूं, DU तो बोल रहा है सारे डाल दो, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट एडवाइस। अब जो कोर्स मुझे करना ही नहीं है, मेरे को एडमिशन सिर्फ नाम के लिए नहीं लेना है कि मैं DU में पढ़ रहा हूँ, आई नीड टू सीक सम नॉलेज एंड लर्निंग एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई कैनॉट थिंक कि मेरा तो इतने मार्क्स हैं तो मेरे को कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, मैं बस 10-15 ही डाल देता हूँ, दैट वुड नॉट बी प्रूडेंट ऑन योर साइड, ठीक है। तो जो भी कॉलेजेस हैं आप, क्योंकि आगे अपग्रेड का भी ऑप्शन आएगा ना, अब सपोज आपने अगर से कॉलेज नहीं डाला BBE का, और बाद में कंपटीशन इतना टफ था कि बहुत बच्चे आपसे आगे निकल गए और आपको लग रहा है कि मेरा तो आ जाता, अब आपको चूज नहीं कर सकते कि अगर से तो कौन जाएगा, एवरेज कॉलेज है BBE में 6-7वें नंबर पे आता, तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है, वो चीज आपको सोचनी है बिफोर यू फिल अप द लिस्ट, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं हम लोग।
Arrange the preference list. The candidate can reorder, edit the preference list as many times as he or she wishes to till the closure of phase 2 deadline, which is 10th October. Editing the program plus college combination very carefully. Edit होना चाहिए यहाँ पे. Edit the program and college combination very carefully. Modifying preference list after the deadline will not be allowed. Clearly बोला bold letters में DU ने. Again emphasizing it. Candidate must select all possible program college combination which he or she is willing to pursue, as he or she will not be able to add or delete any programs once the preference filling phase is over. आप चेंज नहीं कर पाओगे. जो डीयू ने बोला है कि हम एक सिमुलेटेड लिस्ट निकालेंगे. सिमुलेटेड मींस 10 तारीख के बाद वो आपको एक इंडिकेटिव लिस्ट देंगे कि आज की डेट में जो बच्चों ने कोर्सेज भरे हैं, हम उसके हिसाब से आपको ये कॉलेज अलॉट होना है. उसके बाद आपको फिर एडिट का ऑप्शन देंगे. बट उन्होंने बोला है कि हम शायद सीक्वेंस चेंज करने का ऑप्शन दें, हम कॉलेज प्लस माइनस करने का ऑप्शन ना दें. ठीक है, तो आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि अरे मेरे को तो 8 वाला 8th कॉलेज मैंने भरा हुआ वो मिल रहा है, मेरे को तो वो भी मिल सकता है जो मैंने नीचे भरा था, तो आप उसको ऊपर कर सकते हो. सो इट इज नॉट श्योर वेदर दे विल लेट यू ऐड और डिलीट कॉलेजेस. यहाँ पे क्लियरली लिखा है provide the candidates to reorder their program preferences. reorder मतलब ऊपर नीचे बस करने को मिलेगा, प्लस माइनस करने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है कि लास्ट डेट 10 तारीख ही है. उसके बाद जब सिमुलेटेड लिस्ट आएगी, जब आपको बताया जाएगा कि फिलहाल की लिस्ट के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल रहा है और कोई गारंटी नहीं है कि बाद में वही मिले, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे अगर ऊपर नीचे कर दिए तो फिर से एलोकेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू फिल इट केयरफुली. लास्ट डेट फॉर एडिटिंग विच मींस एडिंग एंड डिलीशन इज 10th. उसके बाद ये फेज में आपको एक बार बस रीऑर्डर करने को मिलेगा. एंड उसके बाद फिर फेज 3 शुरू हो जाता है जिसमें सीट एलोकेशन होगा. सबसे पहले आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस देखेंगे, अगर उसमें सीट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, उस हिसाब से सीट एलोकेशन होगी. एंड इसका सीक्वेंस तो आपको वही बताया था. ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज मिलती है तो एक्सेप्ट करना कंपलसरी है. यू कैन नॉट स्किप और रिजेक्ट. अगर आप स्किप या रिजेक्ट करोगे तो आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग प्रोसेस से. आप एक्सेप्ट करोगे तो फिर कॉलेज आपकी सीट वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, आपको एक फीस पेमेंट का लिंक भेजेगा. विद इन 2 days आपको फीस पे करनी होती है. अगर आप फीस पे नहीं करते हो फिर भी आप बाहर हो जाते हो काउंसलिंग प्रोसेस से, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से. ठीक है, और आपने फीस पे कर दी, फिर आपके पास ऑप्शन आता है टू फ्रीज और टू अपग्रेड. अगर आप फ्रीज कर देते हो मतलब आप खुश हो अपनी सीट से, आपको चेंज नहीं करनी है सीट, आप वो सीट लेके कंपटीशन से बाहर हो गए, काउंसलिंग से बाहर हो गए. आप अपग्रेड पे क्लिक करते हो मतलब आपको फिलहाल के लिए ये सीट मिल गई. अगले राउंड में अगर आपकी प्रेफरेंसेस में कोई ऊपर वाली सीटें खाली हुई तो अपग्रेड हो जाएगा और ये सीट कैंसिल हो जाएगी. अगर अपग्रेड हुआ तो, अगर नहीं अपग्रेड हुआ तो वही रहेगी. डाउनग्रेड कभी नहीं होगा. ठीक है, सो इट विल ऑलवेज ईदर रिटेन और अपग्रेड. ठीक है, अगर आप कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे कि कॉलेज मिल गया मेरे को, ना मैंने फ्रीज किया ना मैंने अपग्रेड पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली फ्रीज बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा. ठीक है, तो अगेन रिपीटिंग, सीट एलोकेट होती है तो एक्सेप्ट करना ही करना है. अगर इनएक्टिविटी नो एक्शन होगा तो आप सीसैस से बाहर हो जाओगे. आप एक्सेप्ट करते हो तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा. कॉलेज के आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो अप्रूव हो जाएगी, आपको फीस पेमेंट करनी है. अगर सही नहीं है तो पहले क्वेरी रेज करेगा, तो आप अपना लॉगिन बार बार चेक करते रहना है 2-3 घंटे में. अगर कोई क्वेरी आएगी तो उसको विद इन 12 आवर्स रिप्लाई करना होता है कि इसमें ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं दिख रहा, साफ कॉपी भेजो या ऐसी कोई चीज. उसके बेसिस पे फिर आप भेजोगे तो फिर कॉलेज आपको फीस पेमेंट भेज देता है. ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेज जो मैंने बताया था, अप्रूव्ड बाय कॉलेज, फीस पेमेंट. अपग्रेड करोगे तो अगले राउंड में सीट ऊपर जा सकती है. एडमिटेड कैंडिडेट्स में चूज अपग्रेड ऑप्शन. तो एक बार जब फीस पेमेंट होगी उसके बाद आएगा अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन. ठीक है, तो जो आप अपग्रेड करेंगे आप अगले राउंड में जा सकते हो. तो ये सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी और आपको नई सीट मिल जाएगी आगे ऊपर वाले में. कैंसिल तभी होगी जब आपको नई मिल रही है. ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो गई और नई भी नहीं मिली, ये सिचुएशन नहीं होगी. अगर आप फ्रीज करते हो तो आपने अपनी सीट लॉक कर दी, अब आप ऑप्ट आउट कर जाते हो सीसैस से. ठीक है, इफ द कैंडिडेट डज नॉट चूज ईदर, आपने फ्रीज भी नहीं चूज किया अपग्रेड भी नहीं चूज किया, तो वो फ्रीज मान लेंगे. तो ये ध्यान रखना है कि अपग्रेड ही सिलेक्ट करना है. अनलेस एंड अनटिल आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई है अपनी, यू विल ऑलवेज सिलेक्ट अपग्रेड. जितना बेटर होता जाए उतना बढ़िया है. ठीक है,
फिर देन टाई ब्रेकिंग, ये भी हमने लास्ट सेशन में किया था। अगर दो बच्चों के रैंक सेम आ रहे हैं, यानी स्कोर सेम आ रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर, तो फिर टाई ब्रेकिंग पहले बेस्ट 3, फिर बेस्ट 4, फिर बेस्ट 5, फिर एज, इन चारों पे देखा जाएगा। अगर बेस्ट 3 से ही फर्क आ गया तो बेस्ट 3 ले लेंगे, वो भी सेम आया फिर बेस्ट 4 ले लेंगे, वो भी सेम आया फिर बेस्ट 5, वो भी सेम आया तो एज। ठीक है। देन मिड एंट्री नॉट रेलेवेंट एज ऑफ नाउ, सो आई विल स्किप। स्पॉट राउंड, अब डीयू ने बोला है कि 3-4 राउंड होंगे कम से कम सीट एलोकेशन के, उसके बाद भी अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो हम स्पॉट राउंड करेंगे। स्पॉट राउंड में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने एडमिशन अभी तक कहीं पे नहीं लिया है या एडमिशन कैंसिल हो गया किसी वजह से। जिनको कोई भी सीट एलोकेट हो गई है वो स्पॉट राउंड में एडमिशन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी जब आप ओपन एडमिशन में जा रहे हो, आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए। स्पॉट राउंड में आप सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई टू जस्ट वन प्रोग्राम। आफ्टर एवरी राउंड दे टेल यू कितनी सीटें बची हैं किस प्रोग्राम में, तो आप चेक कर लो मैक्सिमम सीट कौन से प्रोग्राम में आ रही है और आपकी लाइकिंग का जो है, तो आप उसी का प्रेफरेंस ऑर्डर भरोगे। ठीक है, सो दिस इज स्पॉट राउंड, ये भी मल्टीपल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टिल व्हेन द सीट्स गेट फिल्ड। देन यू हैव ईसीए, ये भी मैंने बता दिया था पिछली बार। तो ईसीए में जो सिलेक्शन है 25% सीयूईटी का स्कोर और 75% आपके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू जाएगी। 3 सर्टिफिकेट मैक्सिमम कंसिडर्ड होंगे, अप टू 5 सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। सिमिलरली गेम्स के अंदर 25 सीयूईटी का स्कोर, 25% सर्टिफिकेट का वेटेज, 50% आपके ट्रायल्स का वेटेज, ट्रायल्स भी होते हैं इसमें भी, जो आपके सर्टिफिकेट्स कंसिडर्ड होंगे, हाईएस्ट सर्टिफिकेट। सारे सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 जून 2022 तक के बीच के होने चाहिए। ठीक है। वन वेरी कॉमन क्वेश्चन, सर मैं अनरिजर्व्ड से भी कर रहा हूँ सीयूईटी और ईसीए से भी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स से भी कर रहा हूँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा? तीनों इंडिविजुअल सेपरेट एडमिशन प्रोसेस चलता है। अभी जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो सिर्फ अनरिजर्व्ड का यानी जनरल प्रोसेस होगा। ईसीए का प्रोसेस बाद में होता है, स्पोर्ट्स का प्रोसेस बाद में होता है। तो एक का एडमिशन दूसरे पे इंपैक्ट नहीं करता, दूसरे का तीसरे पे नहीं करता, तो आप तीनों के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू फॉल इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको जानना है। फिर एक क्विक रिमाइंडर, इसकी सीटें भरनी शुरू हो गई, बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो सिर्फ 35 सीट्स ही हैं टोटल। तो जिन बच्चे अभी भी कंसिडर कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो प्लीज फाइनल कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, हाँ एडमिशन तो हो ही जाएगा आपका डीयू के अंदर, बट साइड बाय साइड इसको भी सोच के चलना है, तो ये मैं आपको चीज बता ही चुका हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, ये सारे बच्चे नोट कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 10 लाइन्स है। तो अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट है, तो इस नंबर पे, चैट बॉट पे तो है ही उनकी वेबसाइट पे, दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स 27006900। तो आप इस नंबर पे डीयू को कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई अपडेट होगा डीयू की तरफ से, कोई चेंज होगा, एनीथिंग एल्स दैट वी वांट टू शेयर, we will meet again very soon. Till then, thank you so much and wish you all the best. And with this, I'm ending the session. Bye bye.